सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ जस्टिस। अभी इसको लॉन्च किया गया, तो पूछ रहे हैं कि ये जो पुस्तक है ये किसके भाषणों का, किनके विचारों का संकलन है, कलेक्शन है। तो आंसर होगा जस्टिस बी आर गवई। तो बुक का नाम क्या है? द वॉइस ऑफ जस्टिस। और अभी इसको लॉन्च किया हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी ने। तो ये जो बुक है ये भारत के जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस बी आर गवई, उनके विभिन्न भाषणों का, उनके विचारों का ये संग्रह है, कलेक्शन है। और इसको संपादित किया है, एडिट किया है प्रोफेसर एस शिव कुमार ने। वैसे आप जानते हो वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सूर्यकांत जी। चलो बुक वाला ही प्रश्न है, कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो अभी न्यूज में रही। एक बुक आई थी द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। हमारे पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी ने इसको लिखा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को डी वाई चंद्रचूड़ ने, जो हमारे पूर्व सीजीआई रहे। एक और बुक आई थी द बेंच द बार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल। इसको भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने लिखा। अपनापन, हमारे जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनकी ये बुक है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को लिखा रस्किन बॉन्ड ने। बेटर नेवर स्टॉप्स को श्याम श्रीनिवासन ने। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पीपी सत्यन ने लिखा। पीएन पणिकर के ऊपर ये बुक है जिनको लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। एक उपन्यास आया बाजार, उसका नाम है, निरंजन देव शर्मा ने लिखा। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम के अरुमुगम ने लिखा। व्हेन ऑडिट मैटर्स को विनोद राय ने। द सेकेंड ऑर्बिट को शुभांशु शुक्ला ने। एक और बुक अभी आई थी, मतलब न्यूज में थी, ताइवान ट्रेवलॉग। और अभी इसी पुस्तक को वर्ष 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। ये किताब को ताइवानी लेखक हैं यांग शुआंगजी, उन्होंने लिखा है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था लिन किंग ने। ठीक है, तो ये सारी पुस्तकें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो ये 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक है जो अभी हुई हैदराबाद में, और इसकी अध्यक्षता की हमारे जो श्रम व रोजगार मंत्री है मनसुख मांडविया जी ने। इस बैठक का मुख्य फोकस गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। और ब्रिक्स इस बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स की शुरुआत 2001 में होती है। इसमें उस शुरुआत में 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होता है, इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। पहली समिट 2009 में यकिंतबर्ग रशिया में हुई थी। पिछले साल इसको होस्ट किया था, मतलब इसकी 17वीं समिट जो हुई थी वो ब्राजील में हुई थी। इस बार 18वीं समिट है, भारत होस्ट कर रहा है। और भारत के शेरपा बनाए गए सुधाकर दलेला। वैसे भारत चौथी बार है जब ये ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत 2012, 2016, 2021 में भी कर चुका है। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट रहेगी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और लास्ट ईयर इसका 10वां मेंबर बना था इंडोनेशिया। अभी ब्रिक्स की कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, तो वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन जो हुआ था इंदौर में। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी में। ब्रिक्स देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक हुई थी पूरी उड़ीसा में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में हुई। ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक जयपुर में। रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक तिरुवनंतपुरम में। ब्रिक्स ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक बेंगलुरु में। ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक हुई अभी गुवाहाटी में। और केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की अभी 2 दिवसीय बैठक हुई थी। कहां पर? केरल के कोच्चि में। और जो आज हमने पढ़ी वो है श्रम व रोजगार मंत्रियों की बैठक हैदराबाद में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन किस मंत्रालय ने जारी किया? तो आंसर होगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। अच्छा, अगर पूछूं इसके मंत्री कौन है, तो याद रखना राव इंद्रजीत सिंह। तो भारत सरकार ने, याद रखना, एक तो पहली बार इसको जारी किया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। यह है सेवा उत्पादन सूचकांक, इंग्लिश में बोलोगे तो इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। अब ये है क्या? तो आप कहोगे कि ये एक ऐसा मासिक सूचकांक है, मतलब हर मंथ ये लॉन्च होगा, जो बताएगा कि सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में उत्पादन और कामकाज कैसा चल रहा है, कितना बढ़ा है या कितना घटा है। जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, व्यापार, रियल एस्टेट, प्रशासनिक सेवाएं, इन सभी क्षेत्रों में काम कैसा चल रहा है, काम बढ़ रहा है, घट रहा है,
इससे ये हमें पता चले। अभी वैसे आपको बताया भारत में उद्योगों के लिए तो जो इंडेक्स है उसे कहते हो आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हिंदी में बोलोगे तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये तो जारी होता ही है, जिससे हमें ये पता लगता है कि फैक्ट्रियों में कितना उत्पादन हुआ है। लेकिन सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर के लिए कोई भी ऐसा मासिक सूचकांक नहीं था। लेकिन अब इस इंडेक्स की मदद से जो अभी इन्होंने जारी किया है, इस इंडेक्स की जिसको नाम दिया हमने सेवा उत्पादन सूचकांक, तो इसकी मदद से सरकार हर महीने सेवा क्षेत्र की स्थिति जान सकेगी और बेहतर आर्थिक नीतियां बना सकेंगी। तो पॉइंट्स में आपको बता दूं, कौन सा सूचकांक है वो हमने देख लिया, सेवा उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, पहली बार इसको जारी कर रहे हैं। कौन सा मंत्रालय जारी कर रहा है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और इसका आधार वर्ष क्या रहेगा? बेस ईयर 2024-25, ठीक है। आगे जब भी ये जारी होगा इसी से हम तुलना कर रहे हैं। और अब इसका पहला जो सूचकांक है किस महीने के लिए जारी हुआ है? अप्रैल 2026 के लिए जारी किया गया। ये पॉइंट आप नोट कर ले। इसमें कवरेज कितने सेक्टर्स को किया गया अभी? तो इसमें सेवा क्षेत्र के 19 उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये जो 19 उप क्षेत्र इन्होंने इसमें शामिल किए हैं, आप कहोगे कि भारत का लगभग 60% सेवा अर्थव्यवस्था का ये कवर करते हैं 19 सेक्टर। अच्छा, ये हर महीने जारी होगा। हर महीने कब जारी होगा? तो इन्होंने कहा हर महीने की 29 तारीख को ये जारी होगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। अब ये इंडेक्स वाला प्रश्न है, सूचकांक वाला प्रश्न है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक मैं आपको रिवाइज करा। एक हमने पढ़ा था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया, भारत 91 पे है, टॉपर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया, इसमें भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भारत 94 है और टॉपर फिनलैंड हो गया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड हो गया। और ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत 127वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 157वें पे है, टॉपर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स भारत तीसरे पे है, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स भारत तीसरे पे है, टॉपर अमेरिका हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका हो गया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें पे है, टॉपर पाकिस्तान हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत 70वें स्थान पर है, टॉपर स्वीडन हो गया। IQ एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत छठे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का लोनी है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स भारत 16वें स्थान पर है, टॉपर सिंगापुर हो गया। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027, इसमें भारत 13वें स्थान पर है और टॉपर अमेरिका है। ठीक है, तो 20 इंडेक्सेस हमने इंपॉर्टेंट सारे रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में 31वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस शहर में हुआ? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो 31वां दिव्य कला मेला, इसका आयोजन अभी 14 जुलाई को शुरू हुआ, 22 जुलाई तक ये चलेगा। कहाँ पर चल रहा है? रविंद्र सदन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसका उद्घाटन किया हमारे जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस मेले का उद्देश्य क्या होता है? इस मेले का मुख्य उद्देश्य होता है दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को अपनी बनाई हुई चीजें, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, पेंटिंग हो गई, कपड़े, सजावटी सामान, ये जो भी उनके उत्पाद है, जो भी उन्होंने बनाए हैं, उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है और बेचने के लिए, सेल करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय मंच उनको दिया जाता है इसके जरिए। और ऐसा पहली बार हो रहा है। इस मेले का आयोजन केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार मिल करके इसका आयोजन कर रही है, क्योंकि इससे पहले तो दीदी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, तो जो अब तो केंद्र चाहेगी वही होगा। तो इस मेले से हम कह सकते हैं ये जो दिव्य कला मेला है, ये दिव्यांग लोगों को रोजगार, आत्मनिर्भरता और अपनी कला को पहचान दिलाने का ये अवसर देता है। ठीक है, तो इस बार क्या याद रखना है? 3 पॉइंट। दिव्य कला मेला कौन सा संस्करण है? 31वां। कहां पर हुआ? कोलकाता में। ये 3 बातें याद रख लो। कुछ और मेले में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, इसका आयोजन होता है हरियाणा फरीदाबाद में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। माघी मेला पंजाब में। माघ मेला प्रयागराज। झींगा मेला पंजाब। लक्की मेला राजस्थान सीकर। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर। श्रावणी मेला देवघर झारखंड। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख। अंबुबाची मेला असम। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान। नौचंडी मेला मेरठ।
सोनपुरी मवेशी मेला बिहार, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, माधवपुर मेला गुजरात। और अभी 53वां वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कतर है, फोकस कंट्री स्पेन है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी कहां पर स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा भोपाल में। तो याद रखेंगे, भोपाल में देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का भी उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? हमारे संस्कृति व पर्यटन जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने। कहां पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में जो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है, रीजनल साइंस सेंटर है वहां पर। और इस गैलरी को किसने बनाया? इसे राष्ट्र विज्ञान संग्रहालय परिषद ने इसको तैयार किया है। क्या होगा इस गैलरी में, या सबसे खास क्या है इस गैलरी में? तो यहाँ भारत की अंतरिक्ष यात्रा को शुरुआत से लेकर आज तक दिखाया गया है। प्राचीन भारतीय ज्ञान जैसे कि नासदेय सूक्त से शुरुआत की गई, फिर आर्यभट्ट, चंद्रयान, गगनयान और आदित्य L1 जैसे आधुनिक अंतरिक्ष मिशनों की यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ आपको क्या क्या और अनुभव देखने को मिलेगा, जैसे स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर, मतलब आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप अंतरिक्ष यान में सफर कर रहे हैं। स्पेस वॉक, अंतरिक्ष में चलने जैसा अनुभव आपको होगा। 3D ग्रह आपको दिखाए जाएंगे। तो ये सब वहाँ आप एक्सपीरियंस करोगे। तो इस गैलरी को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना। जब ये चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे, देखोगे, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसके बारे में और जानने के लिए। जो बच्चे होंगे वो इस फील्ड में जाना चाहेंगे। तो यही इसका उद्देश्य है, लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना, छात्रों में वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना, अंतरिक्ष और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी आसान तरीके से दे। ठीक है, तो याद रखना, देश की ये पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी है जिसका उद्घाटन अभी भोपाल में किया गया। भोपाल से आपको याद दिलाऊं कुछ बातें। तो भोपाल में अभी भारत का पहला एल्गी ट्री भी लगाया गया है। एल्गी ट्री कोई असली वाला पेड़ नहीं है, बल्कि एक मशीन है जो हवा को साफ करने का काम करती है। भारतीय नौसेना ने कहा नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन किया था, तो भी आंसर होगा भोपाल। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक ये भी बना भोपाल में। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में शुरू किया गया नालम TN पोर्टल किस राज्य सरकार की एक पहल है? तो आंसर होगा, वैसे TN से समझ में आ जाएगा आपको, तमिलनाडु इसका उत्तर होगा। तो अभी 14 जुलाई को ही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं जोसेफ विजय, अभी इन्होंने नालम TN नाम से एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना, ताकि मरीजों को बेहतर और तेज इलाज मिल सके। तो क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इस पोर्टल में? एक तो व्हाट्सएप से OPD अपॉइंटमेंट आप कर पाओगे, मतलब अब मरीजों को अस्पताल जाने से पहले ही व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर की OPD अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। इससे वहां पे लंबी लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। चिकित्सा उपकरणों का प्रायोजन, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी अस्पतालों के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए दान दे सकेगा। और जो पूरी प्रक्रिया होगी ना दान देने की, वो पूरी तरह से पारदर्शी होगी। देख पाओगे किसने कितना दान किया है, उस पैसे से हमने क्या खरीदा है, ये सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मामला होगा। उसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इससे ज़्यादा आसान होंगी, तेज होंगी और डिजिटल बनेंगी। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ पोर्टल मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ पोर्टल, कुछ एप्लीकेशंस, जैसे ई प्राप्ति पोर्टल को EPFO ने, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। खुआरल एप्लीकेशन को मिजोरम ने, स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, सुपर सेल साथी एप्लीकेशन को LIC ने, प्रशस्त 2.0 मोबाइल ऐप को NCERT ने, CPO पोर्टल को नीति आयोग ने, कर्तव्य कामस एप्लीकेशन को कर्नाटक ने, श्रम मित्र एप्लीकेशन को हरियाणा ने, जीवन एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, और क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन को अभी भारतीय सेना ने लॉन्च किया। आज के प्रश्न में तो तमिलनाडु की चर्चा हो रही है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं जोसेफ विजय, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आप मुझे बताओ जोसेफ विजय की पार्टी का नाम क्या है? शॉर्ट में तो मैं लिख देता हूँ TV के, पूरा नाम आपको बताना है, नहीं तो आप भी शॉर्ट में लिख दोगे। राजकीय पशु यहाँ का होता है नीलगिरी ताहर, पक्षी है एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लेली, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क। क्लासिकल डांस भरतनाट्यम हो गया। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स की बात करें, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, आदि पेरक्कू, चिथिराई महोत्सव, हेताई अम्मान महोत्सव यहाँ मनाया जाता है।
कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करें यहाँ से। तो डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में स्थित अरियूर शोला वन में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क विकसित किया। तमिलनाडु के अरियाकुड़ी, जो वहाँ पे एक शिव गंगा जिला है, वहाँ पे स्थान है अरियाकुड़ी, वहाँ पे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने 600 ग्राम का एक विक्कोसेट 1 मिनी नाम से एक सैटेलाइट बनाया था और इसे हीलियम बलून से लॉन्च किया था। तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह बना, जो तमिलनाडु में है। भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह ये कौन सा बन गया? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अभी किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया था, ये पोर्ट स्टैटिक प्रश्न देके आया था कि ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी आर वेर्रामुत्तु को मिला, जो तमिल भाषा के लेखक है। उसके अलावा अभी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई। भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 28वीं सोसाइटी बैठक कोयम्बटूर में ही हुई। और कामराजार बंदरगाह, जिसे पहले एन्नौर बंदरगाह कहते थे, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये चेन्नई तमिलनाडु में ही मिलेगा। क्यों न्यूज में है? क्योंकि अब ये 18 मीटर ड्राफ्ट वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बन गया है। ड्राफ्ट वाला मतलब गहराई वाला, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे हम यहाँ से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जो हमारी प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अभी सुश्रुत जयंती के अवसर पर सुश्रुतम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी सुश्रुत जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सुश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया। सुश्रुतम 2026 क्या है? ये 3 दिनों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और इसका विषय है आयुर्वेदिक सर्जरी। और इसमें भारत और विदेशों के सर्जन, डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक और शोधकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को, आधुनिक वैज्ञानिक शोधों को, डिजिटल हेल्थ को, नैतिक चिकित्सा को, इन सब को आपस में जोड़ना, ताकि दुनिया भर में आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता और स्वीकार्यता मिले। अच्छा, आचार्य सुश्रुत जी की जयंती है, इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक तो ये याद रखना, इन्हें शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक कहा जाता है। पूछे सर्जरी का जनक किन्हें कहा जाता है? आचार्य सुश्रुत जी को। उन्होंने हजारों वर्ष पहले कई जटिल सर्जरी और शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी की जो तकनीकी होती है उनका वर्णन किया था। इनकी एक फेमस बुक है सुश्रुत संहिता, आज भी चिकित्सा विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ये प्रश्न पढ़ रहे हो आप, और डेली अगर आप उससे करंट अफेयर पढ़ते हो तो इस प्रश्न से आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यार इनका नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। अगर लग रहा है तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। अभी कुछ समय पहले ही स्कॉटलैंड में एक यूनिवर्सिटी है या एक कॉलेज है, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन। यहाँ पे महर्षि सुश्रुत जी की अभी एक ब्रोंज की स्टैचू स्थापित की गई थी। और ये जो कॉलेज है ना, ये दुनिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित सर्जरी संस्थान है, जिसकी स्थापना हुई थी 505 में। देखो कितना पुराना है। और इस स्टैचू को, इस प्रतिमा को बनाया किसने है? तमिलनाडु के स्वामी मल्लाई ने इसको बनाया था, ठीक है। तो मैंने कहा ना, ये अगर नाम आपको ध्यान है तो इससे पुरानी चीजें, पुराने प्रश्न आप रिवाइज कर पाओगे। तो अभी ये ध्यान रखना, दोनों बातें मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व सर्प दिवस, वर्ल्ड स्नेक डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 16 जुलाई को। हर साल 16 जुलाई को ये वर्ल्ड स्नेक डे के रूप में मनाया जाता है। 2009 से इसको मनाया जा रहा है। मनाने का उद्देश्य है लोगों को सांपों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करना। अब दिवस एक बार रिवाइज करेंगे फिर से। 1 जुलाई को 3 दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया, जीएसटी डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में हमने मनाया। और अभी 16 तारीख को सर्प दिवस, ठीक है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा एमआरएफ। तो एमआरएफ लिमिटेड को भारत का सबसे मूल्यवान, मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड घोषित किया गया भारत का।
कौन सी रिपोर्ट आई है? ब्रांड फाइनेंस टायर 2025-26 की रिपोर्ट आई। इसमें एमआरएफ दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड है, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत। तो ये उपलब्धि बताती है कि एमआरएफ पर ग्राहकों का भरोसा बहुत ज्यादा हो रहा है। मैक्सिमम लोग अपनी गाड़ियों में एमआरएफ का टायर लगाना पसंद करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100, ये हर साल जारी होती है। इसमें भारत की 100 सबसे मूल्यवान और मजबूत ब्रांडों की रैंकिंग की जाती है। इसमें बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग जैसी कई सेक्टर की कंपनियों को शामिल किया जाता है जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी होती है उनकी। और इसमें भी आप देखोगे तो अभी टॉप पर कौन चल रहा है? एमआरएफ। एमआरएफ की बात करें, इस कंपनी की स्थापना होती है 1946 में। मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई, तमिलनाडु में। एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? मद्रास रबर फैक्ट्री। इसमें सीएमडी कौन है? के एम मामेन। और वाइस चेयरमैन कौन है? अरुण मामेन। अरुण मामेन से याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले, आत्मा के अध्यक्ष बने थे। आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे अरुण मामेन। भारत की जितनी भी टायर कंपनियां हैं उनका एक संघ है ये आत्मा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में और स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और डेली इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा था कि 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट क्या है? मयूर है। फिर पूछा कि अभी विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय ये बनेगा कर्नाटक में। फिर पूछा पिल्ले पिल्ले संपदा योजना अभी शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। फिर पूछा प्रधानमंत्री स्वनिधि की स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुने गए शुरुआती शहरों में शामिल लखनपुर शहर का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। भारत टैक्स 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य विजय यात्रा को कहां से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया नाम क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया गया। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, इन्होंने भी टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन ये कहां पर किया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का जो होमवर्क प्रश्न था उसको हम देख लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 को किसने जीता? तो आंसर होगा वीरभद्रन रामनाथन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।